तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इस 7 नंबर चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। रसायन की भाषा जो चैप्टर है आपकी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जो आपकी केमिस्ट्री है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को अभी का अभी लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और नीचे फिर आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मैंने इसके 3 पार्ट डाल दिए हैं पहले ही, अब ये इसका चौथा पार्ट होने वाला है। इसमें आपके जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने 9 नंबर आपका क्वेश्चन छुड़वाया हुआ था। बोला था कि आपको इसको तब कराऊंगा जब आपके सभी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, मतलब कि हर क्वेश्चन का मेथड होता है, तो जब इस तरह के मेथड आए हैं तब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो ये मैंने आपसे बोला हुआ था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया है 1 विलियन में 10 ग्राम कॉपर सल्फेट उपस्थित है। इस विलियन में 3.27 ग्राम जिंक धातु डालने पर कितना कॉपर अवक्षेपित होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पर 9 नंबर को देखते हैं कहाँ पर है। तो ये रहा आपका 9 नंबर। तो देखिए CuSO4 में हमने Zn जो आपकी जिंक धातु है उसको मिलाया, तो आपका इधर ZnSO4 बना, इधर आपका Cu जो अवक्षेप प्राप्त हुआ। अब आपको पता है जो Zn होता है, जिंक होता है, उसका यहाँ पर परमाणु भार 65.4 ग्राम होता है। जो यहाँ पर Cu होता है उसका 63.5 ग्राम होता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया था 3.27 ग्राम के लिए। तो पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जब यहाँ पर आपकी 65.4 ग्राम धातु थी तब आपका कॉपर कितना प्राप्त हो रहा, तब आपका 63.5 ग्राम प्राप्त हो रहा। तो जब आपकी यहाँ पर जिंक धातु इतनी थी तब आपका कॉपर इतना अवक्षेप प्राप्त हो रहा। जब आपकी जिंक धातु इतनी होगी 3.27 ग्राम तब आपका कितना प्राप्त होगा। तो पहले हम लोग किसके लिए निकालते हैं, 1 के लिए। तो ये आपका 65.4 के लिए, 1 के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा 63.5 अपान में आपका ये 65.4 आ जाता है। अब हमको निकालना था 3.27 के लिए, तो इसका हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही मैंने यहाँ पर किया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो आएगा 3.175 ग्राम। तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा 90 नंबर क्वेश्चन का। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा और ये जो यहाँ पर विकल्प है बी नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा, 9 का बी नंबर। चलिए तो 9 के बाद अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने 10वें नंबर नहीं बल्कि जो आगे के बचे हुए क्वेश्चन थे उनकी तरफ। तो अब दोस्तों देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि जो आपका बेरियम कार्बोनेट होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जो बेरियम कार्बोनेट का सूत्र होता है वह क्या होता है, BaCO3। तो इसका जो विकल्प है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है एक धातु के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो इसके फास्फेट का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है जिसकी संयोजकता जो होती है वह उसके आगे वाले तत्व में लगी होती है। तो देखिए जो M की संयोजकता होगी वह कितनी होगी, M की संयोजकता 2 होगी। अब यहाँ पर बोला गया है कि इसके फास्फेट का सूत्र, जो आपकी धातु है इसके फास्फेट, तो यहाँ पर हमने धातु लिख लिया और इधर हमने इसका जो है PO4 जो इसका फास्फेट का फार्मूला होता है उसको लिख लिया। अब यहाँ पर बोला गया इसके फास्फेट का सूत्र, तो आपको पता है कि जो यहाँ पर M का होता है वह कितना होता है, M का होता है यहाँ पर 2। तो अब यहाँ पर देखते हैं किसमें 2 लगा हुआ है। तो एक ये वाला विकल्प है जो आपका M3PO4 2, मतलब कि M3PO4 का होल ट्वाइस। तो यही वाला आपका विकल्प राइट हो जाएगा। और आपको पता है PO4 की जो आपकी संयोजकता होती है वह कितनी होती है, 3 होती है। तो M3PO4 तो मतलब कि ये वाला जो आपका विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक हाइड्रोकार्बन का मूलानुपाती सूत्र CH है, तो इसका यहाँ पर वाष्प घनत्व 39 है, तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो देखिए जो आपका वाष्प घनत्व होता है वही यहाँ पर आप उसको समझ सकते हैं कि ये आपका क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो ये आपका वाष्प घनत्व दिया गया है। तो यहाँ पर यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करना, देखिए कैसे निकालेंगे 19 नंबर का आंसर। तो अणुभार बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू वाष्प घनत्व, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका फार्मूला होता है अणुभार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व, तो आपका 78 आ जाएगा। अब देखिए जो आपका मूलानुपाती सूत्र CH था उसका यहाँ पर सूत्र बाहर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका C का 12 और हाइड्रोजन का 1, तो 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए N बराबर फार्मूला क्या होता है, अणुभार अपान मूला अनुपाती सूत्रभार। तो अणुभार आपका 78 है और यहाँ पर आपका मूलानुपाती सूत्र 13 है। तो 13 में 78 में 13 से भाग देंगे
तो आपका 6 बचेगा, तो ये n की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है जब आपका यौगिक का अणु सूत्र निकालना होता है उसके लिए फार्मूला होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो n का मान 6 है, मूलानुपाती सूत्र आपका CS था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C6H6। तो यहाँ पर यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प नंबर डी है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर में आपसे बोला गया है, 20 नंबर में आपसे बोला गया है कि 200 ग्राम CaCO3 को तेज गर्म करने पर जो CaO की मात्रा प्राप्त होगी उसकी अपक्रिया हेतु जल के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो पहले आपको CaCO3 को गर्म करना है, फिर वहाँ से आपको निकालना होगा कि CaO की मात्रा कितनी प्राप्त हुई, फिर उसके बाद उसकी जल के साथ अपक्रिया कराने लिखा है ना, उसकी अपक्रिया हेतु जल, तो जल से अपक्रिया करानी होगी, तब आपको निकालना है कि कितना आपका जल प्राप्त होगा। देखिए 20 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर इसका सोल्यूशन है। तो ये रहा देखिए 20 नंबर का सोल्यूशन। तो आपको ये बोला गया CaCO3। तो अब देखिए आप जब CaCO3 है तो इसको हम लोग गर्म करते हैं तो इधर आपका CaO हो जाएगा, इधर आपका CO2 गैस प्राप्त हो जाएगी। अब हम लोग पहले निकालते हैं कि इसका यहाँ पर अणु भार कितना है यौगिक का, तो इसका 100 है, और यहाँ पर जो आपका CaO प्राप्त हुआ इसका कितना है 56 है। तो हम लोग अब निकालते हैं कि जब आपका 100 ग्राम CaO है तब यहाँ पर इसका देखिए 56 ग्राम है, और क्वेश्चन में आपसे बोला गया था 200 ग्राम के लिए। एक बार आप क्वेश्चन देखिए, यदि आपके पास बुक रखी हो तो आपको देखिए क्वेश्चन में बोला गया था 200 ग्राम के लिए, अभी ये आपका 100 ग्राम के लिए आया है, तो आपको पता है दुगना हो जाएगा तो 112 ग्राम CaO आ जाएगा। मतलब कि जो 200 ग्राम के लिए CaO की मात्रा होगी कितनी होगी 112 ग्राम होगी। अब यहाँ पर बोला गया था कि जल की अपक्रिया हेतु, तो CaO की हम लोग किससे अपक्रिया कराएंगे, जल से, तो H2O से अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसकी मात्रा कितनी है 56 है, तब यहाँ पर जल कितना प्राप्त हो रहा 18। जब मतलब कि आपका CaO 56 ग्राम CaO के लिए जल की मात्रा कितनी है 18 ग्राम, तो यहाँ पर आपका 200 ग्राम के लिए कितना आया था 112 ग्राम, तो 112 ग्राम CaO के लिए जल की मात्रा कितनी हो जाएगी 18/56 इंटू 112 मतलब कि 36 ग्राम हो जाएगी। कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। एक बार आपको संक्षिप्त में शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि 200 ग्राम के लिए निकालना है कि आपका CaCO3 200 ग्राम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए CaCO3 के लिए पहले हमने निकाल लिया कि यहाँ पर अपक्रिया क्या होगी, अपक्रिया ये हो गई। अब ये आपका 100 ग्राम अणुभार के लिए आपका 56 ग्राम CaO प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग को 200 ग्राम के लिए निकालना था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 112 हो जाएगा। अब आपसे जो बोला गया था कि यहाँ पर जब H2O से अपक्रिया कराएंगे तब यहाँ पर कितना जल प्राप्त होगा, तो जब आप 56 ग्राम की अपक्रिया करा रहे हैं तब आपका 18 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर जब आप 112 ग्राम की कराएंगे तब आपका 36 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 20 नंबर। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपका C नंबर विकल्प है, ये आपका राइट हो जाएगा 20 का। चलिए तो अब 20 के बाद 21 की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि जो यहाँ पर फेरस सल्फेट में फेरस मूलक की जो संयोजकता होती है वह कितनी होती है, तो वह आपकी 2 होती है, तो C नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब 22 है कि फास्फोरिक अम्ल का यहाँ पर अणु सूत्र कितना है H3PO4। तो एक धातु M के ऑक्साइड का सूत्र दिया हुआ है, तो धातु के फास्फेट का सूत्र ज्ञात करना है। अब आपको पता है देखिए यहाँ पर कि फास्फेट की संयोजकता जो आपकी यहाँ पर H की संयोजकता वह कितनी होगी 4 होगी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एंड इसके बाद यहाँ पर जो आपकी फास्फेट की संयोजकता है PO4 की संयोजकता आपकी कहाँ पर लिखी होगी, ये आपकी लिखी है, तो PO4 की संयोजकता 3 है। अब आगे एक धातु के M ऑक्साइड का सूत्र, तो देखिए O की संयोजकता कितनी होती है 2 और M की भी 2 होगी, तभी ये आपका MO लिखा गया, क्योंकि आपको पता है M2O2 तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर पता है इसकी आपकी 3 होगी PO4 की, और M की भी यहाँ पर 2 होगी। तो अब यहाँ पर क्या करना है धातु के फास्फेट का सूत्र, मतलब कि MPO4, तो यहाँ पर M की कितनी है संयोजकता 2 है और फास्फेट की 3 है, तो ये वाला 3 कहाँ जाएगा इधर आ जाएगा, जो ये 2 है ये कहाँ जाएगा इधर आ जाएगा। तो M3PO4 का होल ट्वाइस मतलब कि विकल्प नंबर आपका A राइट हो जाएगा। तो 22 का A नंबर विकल्प यहाँ पर राइट है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है एक कार्बनिक यौगिक में आपका हाइड्रोजन इतना है, कार्बन आपका इतना है, तो शेष ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की मात्रा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ के 100 से घटा देंगे। तो यहाँ पर इसके 0.6 ग्राम का NTP पर आयतन दिया गया है कि आपका 224 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है, क्या होगा, तो पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया था। देखिए 23 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 23 नंबर आपका कहाँ है, तो ये रहा देखिए आपके
ये आपके तत्व हो गए और ये आपकी यहाँ पर इनकी प्रतिशत मात्राएं हो गई, ये इनके क्या हो गए, परमाणु भार हो गए। तो हम लोग अब क्या निकालते थे, परमाणुओं की संख्या निकालते थे। परमाणुओं की संख्या कैसे आती थी कि हम लोग जो परमाणु भार होते थे उनसे हम लोग भाग देते थे किसमें, परसेंटेज में। तो 1 का भाग 6.67 में इतना ही आएगा, 12 का भाग 40 में देंगे तो 3.3 आएगा, 16 का भाग 53.33 में देंगे तो आपका 3.3 आएगा। अब इसके बाद क्या निकालते थे, सरल अनुपाती, यहाँ पर सरल अनुपात निकालते थे कितना आएगा। तो क्या करते थे, पहले देखते थे कि जो यहाँ पर आपकी परमाणुओं की संख्याएं आई हैं इनमें सबसे छोटा कौन सा, तो 3.3 सबसे छोटा है। तो अब इसी से सब में भाग देंगे तो इधर आपका 2 प्राप्त होगा, इधर 1 प्राप्त होगा, इधर 1 प्राप्त होगा। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते, तो आपको पता है कि H, C और O का अनुपात यहाँ पर कितना आया, H का आया 2, C का आया 1 और यहाँ पर इसका आया 1। तो यहाँ पर अब HC से तो आपका शुरू नहीं होता, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया CH2O। तो C का 1 यहाँ पर हो गया, H के यहाँ पर 2 हो गए और ऑक्सीजन के 1 परमाणु हो गया। ओके, अब यहाँ पर मूलानुपाती जो सूत्र आया इसका सूत्र भार निकाल लेंगे। तो सूत्र भार निकालने के लिए आपको पता है कि इसके यहाँ पर परमाणु भार सबके निकाल के जोड़ देंगे तो आपका सूत्र भार आ जाएगा। तो ये आपका 30 आ गया। अब जब भी आपका NTP पर आयतन दिया हुआ है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है अणुभार निकालने के लिए, भार अपॉन आयतन। और ये आपका जो यहाँ पर स्टैंडर्ड एक होता है 224, मतलब कि 22,400, सॉरी गाइस 22,400 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपका फार्मूला होता है जब आपका NTP पर होता है। तो क्या होता है फार्मूला, भार, तो भार कितना है यहाँ पर 0.6 ग्राम, आयतन कितना है 224 और हमेशा आपका सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा। और उसके बाद ये आपका 224 से इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका अणु भार आ जाएगा। तो अणु भार भी प्राप्त हो गया, सूत्र भार भी प्राप्त हो गया। तो n का यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ गई। अब आपको पता है, आपको n की वैल्यू पता है, आपको मूलानुपाती सूत्र भी पता है, सब कुछ पता है। तो आणविक सूत्र निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। तो मूलानुपाती सूत्र इंटू n, तो मूलानुपाती सूत्र यहाँ पर आपका CH2O था, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, C2H4O आएगा। तो इस तरह का तो कोई फार्मूला होता नहीं, लेकिन हमको पता है एक फार्मूला इस तरह का जरूर होता है, CH3COOS। तो C के यहाँ पर कितने हो गए 2, H के कितने हो गए 4 और ऑक्सीजन का 1। तो यही वाला आपका विकल्प जो होगा राइट हो जाएगा CH3COOS। तो NTP पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना, बस यहाँ पर एक आपको फार्मूला याद करना जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर देखते हैं CH3COOH, मतलब कि विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अब है 24 नंबर क्वेश्चन कि कौन सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार कितना होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो H का 1/2 हो जाएगा, फिर S का यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 16/4, ये आप जब जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 98 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर बी होगा ये आपका राइट हो जाएगा। तो 24 का बी नंबर विकल्प राइट है। अब यहाँ पर बोला गया है 25 नंबर क्वेश्चन में कि जब आपका 46 ग्राम सोडियम की जल से हम अपक्रिया कराने पर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी तो कितनी प्राप्त होगी ये आपको बताना है। तो पहले हम लोग अपक्रिया करा लेते हैं। तो देखिए 25 नंबर में तो हमने ये अपक्रिया कराई थी NaH2O की अपक्रिया कराई, तो आपका इधर NaOH मिला, इधर आपका H2 मिला। अब पहले हम लोग देखते हैं कि अपक्रिया बैलेंस है, जो आपका रासायनिक समीकरण में बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर बैलेंस नहीं था, तो सबसे पहले देखिए क्या किया कि H को बैलेंस किया, तो 2 से इधर भी और 2 से इधर भी कर देंगे तो आपके 4 हो गए। अब यहाँ पर आपके Na नहीं है, बैलेंस है, तो Na को बैलेंस करने के लिए इधर 2 से कर देंगे तो आपकी जो अपक्रिया है बैलेंस हो गई। ओके, तो अब देखिए अब यहाँ पे इसका परमाणु भार निकालते हैं। तो इसका कितना होगा, Na का 23 होता है, 23 × 2 करेंगे 46 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमको मतलब किससे, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन का 1 × 2 ग्राम। और क्वेश्चन में आपसे यही बोला गया था कि 46 ग्राम के लिए ही निकालना, तो 46 ग्राम के लिए आपकी ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 2 ग्राम, तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी 2 ग्राम। तो यहाँ पर आपका जो राइट विकल्प हो जाएगा ये आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए बोला गया है कि 1.9750 ग्राम गर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर शुद्ध हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर कितने ग्राम जल प्राप्त होगा ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन 26 नंबर का, शायद ऊपर ही है, तो ये रहा 26 नंबर। तो देखिए सबसे पहले CuO जो आपका कॉपर ऑक्साइड था उसको हाइड्रोजन से क्रिया कराया तो प्राप्त हुआ आपका Cu और प्लस H2O।
तो अब पहले CU का आता है 63.5 और O का होता है 16 जोड़ा, तो आपका 79.5 आ गया, और H2O का निकाला है 18 ग्राम आ गया। मतलब कि जब आपका यहाँ पर देखिए 79.5 होगा, 79.5 ग्राम CuO था, कॉपर ऑक्साइड था, तब आपका जल कितना मिल रहा था 18 ग्राम। और क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इतने के लिए निकालना है 1.9750 के लिए, तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर वाला आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0.44 कुछ आएगा, तो इसको हम लोग करीबन में 0.45 मान लेंगे। तो ये आपका 0.45 ग्राम जो होगा यही आपकी किसकी मात्रा होगी, आपके इतने ग्राम कॉपर ऑक्साइड में जल की मात्रा होगी। तो 0.45 ग्राम ये आपका राइट विकल्प होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो विकल्प नंबर आपका जो ए है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर में बोला गया है कि NTP पर एक गैस के 5.6 लीटर की मात्रा 8 ग्राम है, तो गैस का अणु भार ज्ञात करना। तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी इसका आयतन आपका होगा तो उसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेना है। तो पहले देखिए आपको पता है कि 1 लीटर बराबर आपका कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग पहले इसको चेंज करेंगे। तो देखिए 27 नंबर को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया होगा, तो देखिए आयतन है 5.6 लीटर, तो इसको हमने चेंज किया तो 5.6 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ गया। भार आपका 8 ग्राम दिया था। अणु भार ज्ञात करना है गैस का, तो अणु भार बराबर फार्मूला क्या होता है, भार अपॉन आयतन, और इससे हम लोग इतने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही करेंगे। तो जब 8 आपका ये आपका क्या हो गया, भार हो गया, आयतन आपका 5.6 इंटू 10⁻³ उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन करके तो आपका 32 आ जाएगा, जो आपका अणु भार होगा गैस का। तो यहाँ पर जब वो आपका 32 है, देखते हैं कौन सा विकल्प राइट लेकर जाएगा यहाँ पर। तो आपका विकल्प नंबर जो यहाँ पर सी होगा ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो बस दोस्तों इस तरह मैंने आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए और चैप्टर भी खत्म हो गया है। तो यदि आपको सभी वीडियोस पसंद आए हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, सभी वीडियोस को अभी तक नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।